Hello दोस्तों, a very good evening to all of you and I welcome you all to the second lecture of our history main series in which we will be covering Harappan age and Sangam age for mains 2024. In case you are preparing for mains 2025 then also this series can be useful to you because इस सीरीज में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मेंस की तैयारी किस तरह से की जाती है एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी हम टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके साथ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि मेंस है क्या, किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है और जो हम कंटेंट जानते हैं, जिस चीजों के बारे में हमारे को पता है, उन चीजों को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Now, first of all, why we have selected these two topics from the ancient history to cover in today's lecture. अगर हम पिछले 10 सालों के एनालिसिस की बात करें तो गिवन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू टॉपिक्स हमारे को पिछले 10 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है एंड दिस इज अ स्ट्रेंज जो हमारे को फैक्ट देखने को मिल रहा है. हड़प्पन एज के ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक पूछा गया है एंड दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन provided an impetus to the present day urbanization and the directive is discussed कि किस तरह से अगर हम हड़प्पन एज के टाइम पीरियड की अर्बन प्लानिंग की बात करें सिंस इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आज हमारे प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं या फिर कौन कौन से इफेक्ट्स या फिर आप ये कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट टाइम पीरियड आज भी हमारे को देखने को मिलता है. हमने हमेशा देखा कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है. लास्ट टाइम वैदिक एज में पूछ लिया गया कि उनके क्या प्रेजेंट डे कॉन्टिन्यूटीज हैं, उसके पहले हड़प्पन एज में से पूछा गया. तो आज हम जिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ उसकी वैल्यू एडिशन भी करेंगे कि आज के प्रेजेंट डे इंडिया में हमारे को उसका हड़प्पन एज का किस तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अर्बनाइजेशन बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, रिलीजन, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजों सारी डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट हड़प्पन एज कि हम इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हैं एंड व्हाट आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी शुड बी कवरिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट संगम एज तो संगम एज हम बहुत ढंग से पढ़ते हैं क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री का सिर्फ एक ही टॉपिक आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर है एंड दैट इज संगम एज. पर पिछले 10 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया संगम एज में से. ये इसको वर्थलेस और उतना ही इंपॉर्टेंट बना देता है इस बार के मेंस के लिए. तो मैं चाहता हूं कि एक हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ उतना कर लीजिएगा. और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इसी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश की है कि अगर कोई बच्चा सर्टेन इस कंटेंट को भी अगर ढंग से कर जाए तो वो पेपर में एटलीस्ट कोई भी तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो उसको अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम रहेगा. इसी तरह से सारे कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है. एंड एट लास्ट इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद देर आर टू इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर लिखने की तब तक आपका नहीं हो पाएगा. दिस इज अ वेरी ब्रूटल ट्रुथ दैट यू शुड बी एक्सेप्टिंग कि यहाँ पर ये समझो कि नॉलेज आपके कंटेंट की नहीं है, नॉलेज आपकी एग्जीक्यूशन की है कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप लिख कैसे रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, चाहे यहाँ पर आके भगवान बैठ के आपको आंसर राइटिंग करवा जाए. तो मेंस को निकालने का तरीका आपके हाथ के थ्रू ही जाएगा, जितना आप अपने हाथ को चलाओगे उतना ही आगे जाएगा. दिस वीडियो कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस वीडियो, दिस वीडियो कैन बी यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट. पर उसके अलावा रास्ता आगे आपका ही है. कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अफसर नहीं बना सकता. इट इज ओनली यू जो अपने लिए काम करेगा. तो प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा. आइए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हम हड़प्पन एज के बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और उसी हिसाब से इसका आंसर प्रोवाइड किया गया है. जो कंटेंट है दैट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लिमिट. उसका कारण क्या था कि हम सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हर एक चीज को डिस्कस कर ले ताकि अगर कल को कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका कंटेंट जो है इसी सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाए. Now, moving forward, the question is what are the various sources to understand the history of Indus Valley civilization? And second part is discuss the learning from these sources about Harappan history. सबसे पहले अगर हम पहली स्टेटमेंट के ऊपर चले, पहली स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, what are the various sources to understand the history of Indus Valley civilization? अब यहाँ पर आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि हमारे को इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइम पीरियड में मिलती है.
तो वो मिलती है हमारे को प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड में। हम बहुत सारे बच्चे इसको प्री हिस्ट्री करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको स्पेसिफिक होके प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। तो यस, प्रोटो हिस्ट्री इज द राइट आंसर कि वो टाइम पीरियड जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट, सो दैट टाइम पीरियड कम्स अंडर द प्रोटो हिस्ट्री। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बचेंगे क्योंकि लिटरेरी एविडेंसेस तो अभी तक हम समझ नहीं पाए, इसको हमने डिसाइफर नहीं किया, तो हम इनके इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो लिखा है वो हमें समझ ही नहीं है। जैसे लोथल के अंदर हमारे को एक डॉकयार्ड के पास एक साइन बोर्ड मिला था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें, जैसे मान लीजिए हड़प्पा शहर, हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा शहर के ऊपर बना, कि हड़प्पा शहर उन्होंने एक्सकावेट किया, उसकी डिस्कवरी की। अब जब आप शहरों की डिस्कवरी करोगे तो उनके अंदर से आपको पॉटरी भी देखने को मिलेगी, उनका अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपको उनके सील्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यही हमारे सारे प्रोमिनेंट प्राइमरी सोर्सेज हैं which have been recovered through the archaeological excavations, which can be considered to be the true source to understand the history of Indus Valley civilization. अब आप इस आंसर को लिखोगे किस तरह से? यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन की बात की है that archaeological excavations are the most prominent source of evidence to understand the history of IVC. पर आप इस इंट्रोडक्शन को और बेहतर कैसे बना सकते हो? Since literally evidences have not been deciphered yet. अगर हम इस इंट्रोडक्शन के साथ ये लिख दें कि जो हमारे इस टाइम पीरियड के लिटरेरी एविडेंसेस हैं वो अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया, हमने उसको समझा नहीं है, इस वजह से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है वो हमारे प्राइमरी सोर्स बन जाते हैं, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो और भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हमेशा ये याद रखो कि मान लीजिए अगर हमारे को कोई सिंगल फाइंडिंग मिली है, जैसे मान लीजिए हमारे को अर्बन प्लानिंग के एविडेंसेस मिले कि पूरे शहर को लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अपर लेवल, लोअर लेवल, या फिर अगर हम सर्टेन शहरों की बात करें वहां पर हमारे को मिडिल लेवल भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ हमारे को अर्बन प्लानिंग के बारे में नहीं बताता, दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, की जो पूरा समाज है वो किस तरह से बड़े और छोटे में बटा हुआ है। कि अर्बन प्लानिंग के अंदर हमारे को बड़े घर भी दिखते हैं और छोटे घर भी दिखते हैं, और बड़े घर का मतलब है कि यहाँ पर अमीर व्यक्ति कोई रहता होगा। तो यस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और द जनरल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस वर देयर इन द सोसाइटी। ये हम पॉसिबल आइडियाज, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। अब क्या ये सिर्फ जो घर है वो सिर्फ हमारे को अर्बन प्लानिंग या फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे? नहीं, वो हमारे को ये भी बताएंगे कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, उनके घर के डायमेंशंस कैसे हैं, कितने कमरे हैं, का कोर्टयार्ड है नहीं है, उनके घरों के अंदर वेल्स हैं जो कि इरिगेशन के लिए, वाटर फैसिलिटीज के लिए यूज किए जाते थे। तो अगर हम किसी भी एक सिंगल पॉइंट को पकड़ें, उससे आप न्यूमरस इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हो, जो आप एक पॉइंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर फिट करोगे, एक पॉइंट अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर फिट करोगे, तो इसी तरह से आप हर एक पॉइंट को अगर समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि मैं इस एग्जाम्पल को किस किस डायमेंशन के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो उसी तरह से हमने इंट्रोडक्शन में बात की है कि सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, so these historical structures from IVC pave the way towards understanding of political authority responsible for such constructions. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए अगर किसी भी जगह के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ की हम बात कर ले, हड़प्पा की ग्रेनरी की बात करें, अगेन मोहनजोदारो के अंदर असेंबली हॉल की बात करें, लोथल के अंदर डॉकयार्ड की बात करें, मतलब कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस विच आर लार्जर इन साइज एंड दे कैन ओनली बी कंस्ट्रक्टेड विद एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्निंग अथॉरिटी, जो कि सारे शहरों के अंदर या फिर सारी जगहों के अंदर एक सिस्टमाइज तरीके से काम करे, और उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी बहुत होना बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे को इन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटीज के बारे में आइडिया देते हैं। Then discovery of artifacts in the form of seals, pottery, and ornaments provide clarity and interlinkages on the concept of economy, education, lifestyle, and religious practices. अगर मान लीजिए कोई सील है, आपको कोई सील मिली, वो किसी भी अगर मान लीजिए मटेरियल की बनी हुई है, एक तो उसके ऊपर जो बना होगा, मान लीजिए कोई एनिमल बना हुआ है, कोई ट्री बना हुआ है, एक तो हमारे को उस जमाने का जो सामाजिक प्रक्रिया है, जो जमाने की, उस पूरी सोसाइटी की
जो फीचर्स हैं कि वो किस तरह के धर्म को मानते थे, किस तरह की चीज़ों के लिए की उनके लिए रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारा कुछ हमारे को इन सील्स इंस्क्रिप्शन से मिल समझ में आ जाएगा। तो हमारे को समाज के बारे में इन सारी सील्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में समझ में आएगा। हमारे को रिलीजन के बारे में समझ में आएगा। हमारे को मटेरियल जो डेवलपमेंट है कि कौन से मटेरियल से ये अपने सील्स इंस्क्रिप्शंस को बना रहे हैं, उसके बारे में समझ में आएगा। अगर हम इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को, इन्हीं ग्रेव गुड्स की बात करें कि अगर मान लीजिए किसी सील इंस्क्रिप्शन को ग्रेव गुड्स के अंडर डाला जाता है, अगर किसी व्यक्ति के ग्रेव के अंदर जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो वो अमीर व्यक्ति कहलाएगा। और यही गुड्स अगर बहुत मिनिमल कमोडिटी से बने हुए हैं, बहुत ही लो एंड इन वैल्यू हैं, तो हम कह देंगे कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ये ग्रेव है वो एक गरीब इंसान था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को भी ये कंपाउंड करते हैं, उन आइडियाज को कंपाउंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल से सिंपल सील की भी बात करें, तब भी वो हमारे को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे देता है कि आप मेरे को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर लो, सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर लो, रिलीजियस स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर लो। सिंपल एक ही एविडेंस को आप न्यूमरस टाइम्स यूज कर सकते हो, और यही सेम क्राइटेरिया, यही सेम टेक्निक आपको यूज करनी होती है जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो। मोस्टली बच्चे यही डरते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा कुछ हम लिख सकते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर में कैसे डालें। देखो, सबसे पहले फर्स्ट गो में ही किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप परफेक्ट नहीं बना सकते। आपको पहले बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सुनते हो तब हर एक क्वेश्चन ही बहुत आसान लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन तो कैसे यूपीएससी पूछ लेगा। पर जब वहां पर हम एक सर्टेन टाइम लिमिट में, एक सर्टेन वर्ड लिमिट में इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करते हैं, तब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के, कंटेंट को पढ़ के आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ये रियलिटी में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। Then analyzing burial remains have contributed immensely in the understanding of belief system and ritual practices practiced by Harappan people. ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। So these combined are the basic primary sources through which we can tell about the history of Harappan time period। और इन्हीं सारे को हम इलेबोरेट करके इसको हिस्ट्री बताएंगे कि हरप्पन हिस्ट्री किस तरह की थी, जो कि हमारे को इन सोर्सेज के थ्रू पता लगती है। हमेशा ये याद रखना कि बच्चे क्या करेंगे कि सीधा हरप्पन हिस्ट्री, हरप्पन सोसाइटी, हरप्पन इकोनॉमी, इन चीजों के बारे में बताने लग जाएंगे, पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सोर्सेस के थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को किस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको जगह जगह के ऊपर, ऑलमोस्ट हर पॉइंट के अंदर, इन सोर्सेस को एज एन एग्जांपल डालना है कि अगर ये हमारे को सोर्स मिला है तो उससे हमने ये इन्फ्रेंस निकाला, या फिर अगर हम ये इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं हड़प्पन सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में, तो उसके लिए रेलिवेंट एग्जांपल ये रहा जो कि हमारे को आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस या फिर एविडेंसेस के थ्रू देखने को मिला। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द माइंड मैप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको संभाल के रख लेना और पेपर के पहले सिर्फ इसको ढंग से रिवाइज कर जाना। इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर, हर एक चीज के बारे में बात की गई है। और जिन डायमेंशंस के ऊपर आपको किसी भी क्वेश्चन को सोचना है, या फिर इसी में से किसी डायमेंशन को एक्स्ट्रापोलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका एक हैंडी रिसोर्स हो गया जो कि आप इस लेक्चर के थ्रू लेके जा सकते हो। दिस इज रिलेटिवली वेरी यूजफुल। अगर हम सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह का था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, उसमें यही सारे डायमेंशंस आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, बरियल प्रैक्टिसेस, ये वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, एविडेंस बाय लार्ज प्लान्ड स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल, ग्रेट बाथ ग्रेनरी, आप इसके साथ शहरों का भी नाम मेंशन कर सकते हो अगर आप चाहें। एंड द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स सजेस्टिंग अ रेगुलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। कि जब तक ये एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती, जब तक ये एक सेंट्रलाइज गवर्निंग सिस्टम नहीं है, तब तक आप ऐसे बड़े शहर और इसमें ये बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते। इकोनॉमी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की तभी इतनी ढंग से चल पाई, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन बात करते हैं, तो जो सिस्टमाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को ढंग से रेगुलेट करने के लिए, तो क्योंकि सारी जगह के ऊपर सेम है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत प्रोफिशिएंटली चल पा रही है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब एक सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो। बट एट द सेम टाइम हमारे को बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी देखने को मिलते हैं,
कि हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज़ पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, पर हमारे को ओवरऑल एनालिसिस से ये देखने को मिलता है कि जो हड़प्पन इकोनॉमी है या फिर हड़प्पन सोसाइटी है, वो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम से टूटी हुई थी कि हर शहर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट शहर था, जो कि अल्टीमेटली एक बड़े गवर्निंग स्ट्रक्चर के अंदर आता होगा। इस तरह से हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में 2 पॉइंट्स लिख दिए। अब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए और भी लंबा लिख सकते हो, सर्टेन एविडेंसेस और भी डाल सकते हो, पर यहाँ पर हमारा आइडिया सिर्फ आपको समझाना है कि अप्रोच किस तरह से करना है, कंटेंट किस तरह से डाला जाता है और चीज़ों को लिखना या फिर पेश किस तरह से करना है। अगर आप ये सीख गए, उसके बाद कंटेंट की कोई सीमा नहीं है, वो आप फिर कोई भी पॉइंट डाल सकते हो। देन इफ यू टॉक अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, क्या सोशल स्ट्रक्चर में हमारे को किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है? क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है? हाँ, बिल्कुल है। बड़े-छोटे घर हैं इन्हों के पास। आप किसी भी शहर का एग्जांपल ले लीजिए, सजेस्टिंग अ सोसाइटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल क्लासेस। रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस की बात करें, क्योंकि धर्म हमारा सामाजिक मुद्दा है, समाज का पार्ट है। सो हड़प्पन सोसाइटी फॉलोड एनिमिस्टिक वर्शिप, और ये हमें कहाँ से पता लगा कि जितनी भी सील्स इंस्क्रिप्शंस की हमें डिस्कवरी मिलती है, किसी के ऊपर पेड़ बने हुए हैं, किसी के ऊपर जानवर बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो लोग जानवरों की, एनिमल्स की वर्शिप करते थे, हर एक उस चीज की वर्शिप करते थे जो नेचुरल है, जो नेचर वर्शिप के अंदर आएगी, और ऐसी वर्शिप को हम एनिमिस्टिक वर्शिप कहते हैं। तो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ा, और यही हम उसके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर लिख रहे हैं। एंड ऑल्सो इंस्क्रिप्शंस लाइक द पशुपति सील, आप इसका भी साथ में एग्जांपल दे सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज, एग्जांपल बेयर्डेड ट्री स्टैचू, तो ये भी हमारे को एक एक्सकवेशन मिलती है कि बेयर्डेड ट्री स्टैचू का हमारे को डिस्कवरी हुई। तो हमने यही सोचा कि ये उस टाइम की कोई रिलीजियस अथॉरिटी है, मतलब हाँ, रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है उस जमाने के अंदर, और बहुत सारे न्यूमरस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली आप जितने भी फेमस चीजों के बारे में बात करते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अगर आपको वही सर्टेन चीजें ध्यान में रहे, फिर भी आप पूरे आंसर को फ्रेम कर सकोगे। The major idea of this question is to make you understand how to use the limited information that you have read during the prelims examination and to answer the questions. अब यहाँ पर क्या ये परफेक्ट आंसर है? अगेन दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। क्या इसको परफेक्ट बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। पर क्या हमें वो जरूरत है? ये हमेशा याद रखना कि अगर हम हर आंसर को एक टॉप नॉच आंसर या फिर एक आइडियल आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि हम एग्जाम की रियलिटी, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे। अगर आप पहले करना चाहते हो, उस आइडियल स्टेज तक भी पहुंचना चाहते हो, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन। बट मेक श्योर कि आप पहले ये ढंग से बेस को तैयार कर लो, जो आप में जितना आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना सीख लो, फिर हम परफेक्शन या फिर हीरोगिरी की तरफ भी चले जाएंगे। मोस्टली यूट्यूब के ऊपर मैं यही देखता हूँ कि इसी तरह से काम किया जाता है कि एक ही चीज को परफेक्ट बना दिया जाए, बट रादर द फोकस शुड बी मोर ऑन कवरेज एंड एटलीस्ट एक्वायरिंग दैट अबव एवरेज मेंटेलिटी, अबव एवरेज जो क्वालिटी, जिससे आपका बड़ी आसानी से मेंस हो जाएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एंड इट मेक सेंस ऑल्सो। देन बिलीफ इन द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि क्या इनका जो बिलीफ है सामाजिक लोगों का, समाज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो देर इज अ बिलीफ इन द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। और वो हमें कहाँ से पता लगता है? ग्रेव गुड्स के थ्रू पता लगता है कि हाँ, ग्रेव गुड्स हमारे को मिलते हैं, जो कि शायद मरने के बाद अगले जन्म के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको जो रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ ग्रेव्स हैं, आप इसके बारे में भी बात कर सकते हो, जिन्होंने नई फाइंडिंग्स लेके आए हैं, जो नई डिस्कवरीज हुई हैं, उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो किस तरह से बदली है। देन इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पता है कि एग्रीकल्चर ये लोग प्रैक्टिस करते थे, इनकी डेवलप्ड इकोनॉमी थी। ये सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी थे इनके, जैसे हम चन्नुनदारो की बात करें, कालीमंगन की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे कालीमंगन के अंदर चूड़ियां बनाई जाती थी। अगर हम चन्नुनदारो की बात करें, तो वहां पर हमें बीड्स फैक्ट्री देखने को मिली है। तो यस, दे वर प्रोफिशिएंट इन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो उस जमाने के हिसाब से एकदम ठीक है। And at the same time, they also practiced national and international trade. So both internal and external trade were being practiced. और एक्सटर्नल ट्रेड का हम साथ में एग्जांपल दे सकते हैं कि मेसोपोटामिया की बहुत सारी सील्स इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर हमारे को मिलती हैं, एंड सेम विज हमारी सील्स इंस्क्रिप्शन वहां पर देखी जाती हैं, विच प्रूव्स द फैक्ट दैट कि इन दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। और लोथल के अंदर जो डॉकयार्ड है, जिसके थ्रू प्रोबेबली शिप्स ट्रेड किया करती थी, तो वो भी हमारे को एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वही सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपने पढ़ा था कि हमारे को
सर्विसेज के अंदर जो बीच में दरारें होती हैं, तो उसके अंदर हमारे को जो राइस है, उसका छिलका पड़ा हुआ मिला है कि हाँ, ये लोग जो राइस, व्हीट, बार्ले, पीस इन सारी न्यूमरस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को उगाया करते थे। तो उससे हमारे को इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आता है। अगेन रिलेटिवली अ वेरी ईज़ी पॉइंट। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ये तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। आप किसी भी शहर का एग्जांपल उठा के लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में ग्रिड लाइक पैटर्न है, ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है धोलावीरा के अंदर, उसी वजह से उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देन वी हैव पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रीनरी एंड ग्रेट बाथ। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की बात करें तो यूनिफॉर्म ब्रिक साइज है, यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस है कि अगर आप किसी गली की बात करें, किसी पाथवे की बात करें, तो वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम में बिछाए गए हैं। तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में बात करें, जो भी आपके दिमाग में आइडिया हो। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये जो फोर्टिफिकेशन, जो किलाबंदी है, ये एक अर्बन कंसेप्ट है जहां पर लोग अपनी पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस देते हैं। और ये भी तभी हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर जो ये कमांड दे कि इस शहर की किलाबंदी की जाए, फोर्टिफिकेशन की जाए। तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बिल्ड मल्टीपल लेयर्स ऑफ वॉल फाउंड इन धोलावीरा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास ये सारे एग्जांपल्स आपको पहले से पता है, क्योंकि ये बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, हमने उसी को रेपिटेटिवली याद किया है। क्या इसके अलावा भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे? सो ऑब्वियसली द आंसर इज यस, बट दैट डजंट मीन दैट कि आपको इतना हैवी बटन करके चलना है। आप एक सर्टेन एरिया को तैयार कीजिए, उसके बेसिक्स को ढंग से समझ लीजिए, कौन कौन से पॉइंट किस तरह से एक्स्ट्रापोलेट किए जा सकते हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस विल बी अ वेरी गुड आंसर अगर आप इस तरह से लिख के आते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें हमारे को पॉटरी के रेफरेंसेस मिलते हैं कि हाँ, जब हमने डिस्कवरी की है, एक्सकावेशन की है आर्कोलॉजिकली, तो हमारे को पॉटरी देखने को मिली है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है, और उस पॉटरी के ऊपर आप जो इंट्रिंसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखने को मिलते हो, एनिमल्स की फिगर्स देखने को मिलती हैं, हमारे को जो रिटन एविडेंसेस हैं, लिटरेरी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सो ये सारा कुछ हमारे को उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताएगा। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप उनके स्कल्पचर्स, फिगराइंस एंड स्टेचूज की बात कर सकते हो, जो कि इस जमाने के आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन आपके पास जैसे डांसिंग गर्ल का यहाँ पर बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेचू है, उसका अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो एक फिट इन बैठ जाएगा। लास्ट में अगर हम लिटरेसी एंड एजुकेशन की बात करें, ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। ऑल्दो इनके पास अपने पूरा लिटरेचर है, अपनी रिटन एविडेंस है, बट सिंस वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट, तो हम इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। पर हाँ, हमें ये जरूर पता है कि इनकी अपनी पिक्टोग्राफिक पूरी लैंग्वेज थी, और इसी के थ्रू ये कम्युनिकेट किया करते थे, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट। तो उसको हम क्लियरली प्लेन लिख देंगे कि हमें इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता। So thus, this Indus Valley civilization exemplifies urban planning, a regulated economy, and a rich practices, highlighting their sophistication and organizational prowess. Despite archaeological evidences, the undeciphered script leaves some mysteries unresolved, pointing to the potential for future discoveries to deepen our understanding. तो ये जो conclusion है, ये हमने एक open ended conclusion छोड़ा है, पर इसमें कमी क्या है कि हमने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो हम यहाँ पर राखीगढ़ी का एग्जांपल दे सकते हैं कि राखीगढ़ी में अभी जो रिसेंटली सर्टेन एक्सकवेशंस हुई है, दैट हैव चेंज्ड आवर परसेप्शन दैट हाउ वी लुक्ड अपॉन दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि वहां पर जो बहुत सारी ग्रेव्स मिली हैं, तो वहां पर जॉइंट बरियल सिस्टम मिला है कि एक मेल और एक फीमेल की बॉडीज हमारे को इकट्ठी दफनाई हुई मिली है, जो कि नॉर्म एक जनरल नॉर्म नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सिंगल बॉडीज ही हमारे को देखने को मिलती है। तो वही हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जबकि बहुत सारे हैं, पर हमारे को ट्रू पिक्चर नहीं दिखा सकता हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि हमारे को इसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा लिटरेरी सोर्सेस के साथ। पर क्योंकि हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, तो ट्रू पिक्चर हमें कभी भी नहीं पता लग सकती। और ट्रू पिक्चर जानने के लिए जितना ज्यादा हम एक्सकावेशंस करेंगे, तो हो सकता है कुछ नए पैटर्न्स निकल के आए, और फिर उन नए पैटर्न्स को ऐड ऑन करके हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो ये एक होलिस्टिक आंसर है, जहां पर हमने इकोनॉमी के बारे में बात की, पॉलिटी के बारे में बात की, समाज के बारे में बात की, हमने ओवरऑल चीजों के बारे में बात की जो इसके ऊपर हड़प्पन सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें वैल्यू एडिशन हम किस तरह से करेंगे। डू यू थिंक दैट सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? और ये उसका माइंड मैप रहा। आप बाद में टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल गोवेजा से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी नोट्स हैं, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल देयर।
फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले भी देखा कि 2014 में यही क्वेश्चन आया था कि जो हड़प्पन अर्बनाइजेशन है, उसके फीचर्स आज तक हमारे को इंडियन सोसाइटी में कैसे देखने को मिलते हैं। तो हम सीधा कह देंगे कि इनका जो ग्रिड सिस्टम था, तो हमारे बहुत सारे शहर इसी तरह से प्लान हुए हैं। जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें, तो वो ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही प्लान हुआ है, तो रिफ्लेक्शन है। ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, उनके पास था। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलायंस है इस चीज़ के ऊपर। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। तो हाँ, हमने इनसे सीखा है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, उसके उनकी समाज के अंदर सोशल क्लासिकल डिस्टिंक्शंस थी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी। आज हमारे समाज के अंदर भी सेम है। सो यस, उसके रेलिवेंस देखने को मिलते हैं, कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, वो नेचर वर्शिप करते थे। आज भी हम नेचर वर्शिप करते हैं। आपने कभी ना कभी सूर्य नमस्कार किया होगा। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को सुबह उठने के बाद धरती को रिस्पेक्ट देते हुए देखा होगा। तो वो सारा कुछ नेचर वर्शिप के अंदर आता है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें, एग्रीकल्चर ट्रेड अगर इन्होंने शुरू किया है, तो आज हमने इस चीज को डेवलप किया है, उसको और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके गए हैं। सो रिफ्लेक्शन उसी चीज का है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, पॉटरी, क्राफ्टमैनशिप, वही सेम चीजें कि पॉटरी शुरू की आज भी हमारे को देखने को मिलती है। हम इनके द्वारा जो बहुत सारे चीजें बनाई गई, जैसे नटराज स्टैचू, वो थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री हमारे को रेप्लिकेट होता हुआ दिखता है। अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें, उसी के अंदर हमने और ज्यादा डेवलपमेंट किया। सो अगेन, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। आप किसी भी टाइम पीरियड को देख लोगे, और अगर वहां पर लास्ट में ये पूछा हो कि इसकी कॉन्टिन्यूशन किस तरह से है हमारे प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो आपको उन्हीं चीजों को उठाना है जो आपने नॉर्मल बॉडी के अंदर कंटेंट लिखा है, उसको सोचना है कि आज हमारे ये समाज में किस तरह से देखने को मिलता है। तो आपके लिए वो आंसर आसान हो जाएगा। स्कल्पचर्स एंड फिगर्स की बात करें, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो नटराज की वो मूर्ति है, नटराज स्कल्पचर है, जो गर्ल है, जो डांसिंग गर्ल है, तो वो ब्रॉन्ज कास्टिंग या फिर ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनाई हुई है। तो हमारे यहाँ पर पंजाब में एक बहुत फेमस यूनेस्को इंटेलिजिबल जो आर्ट हेरिटेज है, जिसको ठठेरा कहा जाता है, जो कि ब्रॉन्ज से बने हुए बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, और वो बहुत सुंदर होते हैं। तो अल्टीमेटली उसको यूनेस्को वर्ल्ड इंटेलिजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो ये जो प्रथा है, ये जो पूरा सीक्वेंस है इस चीज को करने का, ये शुरू तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हुई है। सो यस, देयर इज अ कंटिन्यूटी। और यहाँ पर हमने बहुत सुंदर तरीके से क्या किया, एक लेटेस्ट चीज को जिसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, जिसको यूनेस्को इंटेलिजिबल जो हेरिटेज लिस्ट के द्वारा ऐड किया गया है, जिस कल्चरल प्रैक्टिस को, वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान शुरू हुई थी। तो हमने यहाँ पर बेसिकली कनेक्शन बिठाने की कोशिश की, और कनेक्शन को कोई नेगेट भी नहीं कर सकता कि आप गलत बात कर रहे हो जबकि हम सही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को देखोगे, उसकी जो शुरुआत है, आप उससे कॉन्टिन्यूटी का लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हो, विच इन टर्न मेक्स आवर आंसर अ मोर वैल्यू वन। क्योंकि वैल्यू है इसमें, आपने उन चीजों को भी लिंकेजेस प्रोवाइड किए हैं जो कि सच में हो रही हैं। आपने कोई भी जनरल पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। तो जितने ज्यादा पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखोगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा एज साथ में एज एन एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हो, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स भी आएंगे। लास्ट में हमारे पास है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो उनके जमाने के अंदर थी, तो हमारे जमाने में तो है ही है। हमारा देश तो जो आज का जमाना सरकारों के हिसाब से चलता है। सो यस, रेगुलेटेड सिस्टम, द रेगुलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट सीन इन द आईवीसी, use of standardized weights and measures are echoed in India's contemporary governance practices. Standardization and regulation continues to be the important in economic and administrative activities. तो यहाँ पर हमने फिर उसको कंक्लूड कर लिया। ये वैल्यू एडिशन वाला पार्ट था कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको किस तरह से आंसर करके आओगे, आपका व्यू पॉइंट का होना चाहिए, आप स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाने की कोशिश करोगे। अब ये जो पूरा कंटेंट है, नो डाउट बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर दिया हुआ है, हर एक चीज को आंसर करने की कोशिश की हुई है। बट आई होप कि आप इस आइडिया को समझोगे कि इस प्रैक्टिस का फायदा क्या होगा अगर आप हर टॉपिक को इसी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो। एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपको ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगेगा कि हर चीज को पढ़ना, समझना, उसको एक स्ट्रक्चर के अंडर ढालना कि मैं किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करूंगा। पर अगर आप एक बार इसको कर पाए, तो आप देखोगे कि अगली बार के लिए फिर आपको डर नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक का। अगर आपने इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को तैयार कर लिया, फिर अगली बार आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मेरे को ये टॉपिक तैयार करना है मेंस के लिए। आप किसी भी टेस्ट के पहले सिर्फ इस एक माइंड मैप को भी अगर आप देख जाओगे,
तो आपको याद रहेगा कि मेरे को पूरे का पूरा आंसर किन लाइन्स के ऊपर आंसर करना है। एंड दिस इज़ द पावर कि जब आप ढंग की तैयारी करते हो तो चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस हो जाती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ फ्रॉम संगम एज, इसके थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल बनाया गया है ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आसानी से ही सॉल्व होंगे, क्योंकि मेंस एक आसान चीज़ है, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर। So the question is, examine how Sangam literature acts as a window into the history of ancient South India। कि किस तरह से संगम एज के दौरान जो लिटरेचर लिखा गया है उसने हमारे को एशियंट साउथ इंडिया के बारे में बताया है। अब इसके पहले जो हमने हड़प्पन एज का क्वेश्चन किया वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और यहाँ पर हम हड़प्पन एज संगम एज के अंदर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस संगम एज में हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने लिटरेरी सोर्सेस को लिखा उसके थ्रू हमारे को इनके समाज के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में समझ में आता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर अगर आपने हर संगम एज को पढ़ा है, वहां पर आपने न्यूमरस जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आपको उसको सिर्फ कोई ना कोई किताब का रेफरेंस देते हुए लिख के आना है। जैसे आपने मान लीजिए संगम एज के दौरान चोलाचीरस पांड्यास के बारे में पढ़ा, इनके पास जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, तो सेनापतिगरम के अंदर आपने पढ़ा था कि जो कोवलन है वो पांड्यन किंगडम के अंदर गया क्योंकि वो फिशरीज का काम, सॉरी, पर्ल फिशरीज का काम शुरू करना चाहता था। तभी उसने अपनी पत्नी का जो इयरिंग था उसको बेचा था ताकि पैसे आए और उसके थ्रू काम शुरू कर सके। अब बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं इन सारी कहानियों के अंदर, मैंने आपको क्लास के अंदर बकायदा ये सारी कहानियां सुनाई हैं। और सिर्फ अगर उसी कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर पोर्ट्स हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमें समझ में आता है। समाज है, अगर तुलका पीएम की बात करें तो वो पूरे समाज को अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अंदर बांटता है बेस्ड अपॉन द जोग्राफिकल फैक्टर्स, कि अगर एग्रीकल्चरल फील्ड, अगर फर्टाइल प्लेन लैंड है तो वहां के लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, उनका अलग तरह का भगवान होगा। अगर मान लीजिए बंजर जमीन है तो वहां के लोग जो चोरी चपाटी करेंगे, वहां के लोग इन्वेडर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आप और कोई ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कुछ लोग बीचीज के ऊपर, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनका ऑब्वियसली जो ऑक्यूपेशन है वो होगा सी फेयरर्स, की जो पानी में जाके अपनी ऑक्यूपेशन करेंगे, अपना गुजारा करेंगे पानी के रिसोर्सेज के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या आपने ये सारा कुछ पढ़ा था? ऑब्वियसली पढ़ा था, आपको मैंने ये कहानियां सुनाई थी, हाँ सुनाई थी। उन्हीं कहानियों में से सर्टेन एरिया, सर्टेन कंटेंट को निकाल के हमने इकोनॉमी, हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर, इन सबको आंसर करने की कोशिश करनी है। और ये भी अगेन एक बहुत सिंपल आंसर बनेगा, जब आप इसको पढ़ लोगे आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता था। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो संगम लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बिटवीन 300 BC and 300 CE serves as a crucial primary source for understanding of the history of ancient South India through its rich description of social, economic, political and cultural aspects। जब भी हमने संगम एज के बारे में बात की है तो हमने उसको एज अ क्लासिकल लिटरेचर घोषित किया है, उसको क्लासिकल लिटरेचर लेबल किया है, क्योंकि जब भी कोई प्ले या फिर यहाँ जब भी कोई पोइम यहाँ पर लिखी जा रही है तो वो सिर्फ उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नहीं लिखी जा रही, उसके आसपास समाज में जो भी हो रहा है, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, सोसाइटल सिस्टम हो, हर चीज को एक्सप्लेन करने की बात की गई है। इसी वजह से किसी लिटरेचर को क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है, जो आपको एवर एंडिंग चीजों के बारे में बताए, और संगम लिटरेचर उसी के अंदर फॉल इन करेगा। एंड हाउ द संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स अ विंडो इनटू द एंशिएंट साउथ इंडिया, वो भी हमने चीज यहाँ पर लिखी हुई है, उसका माइंड मैप है। बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। सबसे पहले अगर हम सोशल हिस्ट्री की बात करें तो सोशल हिस्ट्री के अंदर हमें क्लैन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। So unlike the rigid Varna system, Sangam literature depicts a society organized around clan affiliations and occupational groups. Example, तो लक्का पीएम का हमने साथ में एग्जाम्पल दे दिया है। It categorizes society based upon professions, highlighting the roles of different social groups such as warrior, farmers, traders and artisans। यहाँ पर हमने जो इनके लोकल नेम्स है जैसे तिनाई, मारूदम, ये सारे हमने नहीं लिखे। अगर आपको वो भी याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, तो एडिशनल आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। पर अगर आप उसके बिना भी काम चला लोगे, सिर्फ आइडियाज भी लिखाओगे, तो आप फिर भी आपके एवरेज या फिर अबव एवरेज मार्क्स आएंगे उन क्वेश्चंस में भी विच में बी डिफिकल्ट, विच में सीम डिफिकल्ट टू यू। देन रोल ऑफ वुमेन की बात करें तो हमने पढ़ा कि शिलापतिगरम मणिमेखलाई के अंदर वुमेन का तो बहुत बड़ा रोल है। आपने कनगी कल्ट के बारे में पढ़ा, राजा के द्वारा एक पत्थर मंगाया गया था कनगी कल्ट को प्रमोट करने के लिए जो हिमालय से आया था। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और ये सारा कुछ आपने कहाँ पे पढ़ा है? शिलापतिगरम, मणिमेखलाई, तुलक्का पीएम,
पुनारू के अंदर कड़ा है। तो आपने आपके पास 4 से 5 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है जब उसने संगम के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको उन्हीं सारे रेफरेंसेस को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर सच मानिए अगर मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर शब्द पॉइंट याद नहीं आ रहा कि क्या वो किस कहानी में था, तो आप एक जनरल पॉइंट बना के एज एविडेंस बाय बाय द प्ले ऑफ सिलापतिकरम या फिर मणिमेखली आप एक जनरल आइडिया भी दे सकते हैं। पर हाँ, किताब का रेफरेंस जब तक साथ में नहीं होगा, तब तक वो पॉइंट सिर्फ जनरल रह जाएगा, वो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होगा। तो आप एक जनरल आइडिया के थ्रू किताबों का नाम साथ में मेंशन कर सकते हैं। जब मैं मेंस देता था तो इस तरह की कुछ जनरल चीजों में कर लिया करता था, पर हर बार ये काम नहीं चलता। प्लीज इसको ध्यान में रखें। देन डेली लाइफ एंड कस्टम्स की बात करें, संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ दैट टाइम, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लव, फैमिली लाइफ एंड सोशल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिख नहीं रहा। एग्जाम्पल नरनय contains poems that vividly depicts various aspects of daily life such as courtship rituals, joys and sorrows of lovers, household duties, and the communal gatherings, thereby illustrating the customs and norms of relationship and marriage की उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स, वेरियस पोर्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन दीज पोएम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट उन पोर्ट्स के अंदर किस चीज की प्रोमिनेंट आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिली है, जैसे पांड्या किंगडम, पर्ल फिशरी। अगर हम चोला एम्पायर की बात चीरा एम्पायर की बात करें तो वहां पर जैक फ्रूट बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये सारा कुछ आप ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर लिख सकते हो। चोला एम्पायर का जो ट्रेड चलता था रोमन एम्पायर के साथ, आप उसको मेंशन कर सकते हो कि उसका भी मेंशन है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सबसे पहली बार तुलक्का पीएम के अंदर मेंशन आएगा। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो बहुत आसानी से। एग्रीकल्चर एंड ऑपरेशंस की बात करें, अगेन तुलक्का पीएम के अंदर ये अलग अलग जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है, उनके लोगों के प्रोफेशंस के बारे में बताया हुआ है। वही चीज यहाँ पर सेम लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तुलक्का पीएम मेंशन डिफरेंट ऑक्यूपेशन सच एज फार्मर, ट्रेडर्स, फिशरमैन, showing how these professions were influenced by the geographical factors necessary for sustenance, a basic thing. Then if we talk about political history, तो yes, chieftains and kingship के बारे में हमारे को समझ में आता है कि किस तरह से ये कहानियों के अंदर राजाओं को लड़ते हुए दिखाया गया है, सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए या फिर अपनी डोमिनेशन को दिखाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलापतिकरम डिस्क्राइब्स द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द पांड्यन किंगडम। तो सिलापतिकरम के अंदर अल्टीमेटली जब कोवलन को फांसी की सजा दी जाती है तो उसके जस्टिस सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है ना। और ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल सिस्टम भी है उसके अंदर, जब कनगी आके अपना प्रोटेस्ट दिखाती है, वो कहती है कि आपने गलत इंसान को फांसी दे दी। तो वही सारे सेम पॉइंट्स यहाँ पर बात हो रहे हैं। देन मिलिट्री कैंपेन एंड अलायंसेस की बात करें तो बहुत सारे प्लेज अपने राजा को बड़े दिखाने के लिए कहते हैं कि इस राजा ने इन सारे कंबाइंड लोगों के साथ लड़ाई की और वो जीत गया, या फिर उसने इस जगह के ऊपर जाके मिलिट्री एक्सपेडिशन को भेजा। हमने हिमालय के मिलिट्री एक्सपेडिशन को पढ़ा था। तो इन केस यू आर अ क्लासरूम स्टूडेंट, तो आपको ये क्या समझ में आया अभी तक कि वही कंटेंट है उसको यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। और अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है, इन केस यू आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, तब भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहां पर भी से भी आपने संगम एज के बारे में पढ़ा है, कंटेंट वही है, लिखने का तरीका बस हमने चेंज किया है, उस आइडियाज को ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये सबसे बड़ी कला है मेंस आंसर राइटिंग की। और ये तभी हो पाएगा जब आप इन आंसर्स को प्रैक्टिस करोगे। पहली बार में ये आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। इट विल टेक न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू राइट अ गुड आंसर, बट दैट थिंग कैन बी अचीव थ्रू हार्ड वर्क। तो मेहनत करने की आप सबको जरूरत है। मूविंग फॉरवर्ड, कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। Like Silapatikaram describes the city of Madurai and elaborate design of the Puhar city and the ornate decorations of the royal palace reflecting advanced architecture techniques and urban planning. The literary and musical traditions की बात करें, then again Silapatikaram includes detailed description of musical instruments such as yal and mandalam and various forms of dance like kurvari kothu performed during the temple celebrations and festivities. तो कंटेंट तो आपको इतना ज्यादा नहीं लिख के आना, आपको सिर्फ वहां पर आइडियाज और एक एक पॉइंट एक एक लाइन लिख के आना है, और आपका वहां पर एक ढंग का आंसर तैयार हो जाएगा। एंड एट लास्ट यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप बाद में पढ़ सकते हैं, जैसे अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, Manimekalai provides insight into the spread of Buddhism in Tamil Nadu, depicting the life of Manimekalai, a Buddhist nun, and her spiritual journey। अगर आपने वो पूरी कहानी सुनी है क्लास के अंदर, तो उसमें वो जो बच्ची है, जो कोवलन और माधवी की बच्ची है, वो एक बुद्धिस्ट नन बनती है। तो बुद्धिज्म के बारे में हमें समझ में आता है कि हाँ, बुद्धिज्म रिलीजियस डाइवर्सिटी है उस समाज के अंदर।
तो पॉइंट वही था, उसको हमने समझाने के लिए अलग तरह से तोड़-मरोड़ दिया। बस वही चीज़ आपको करनी है और आप 4 से 5 किताबों को अगर याद रख लोगे, उसी में से आपका जो पूरा आंसर है, वो बन के तैयार हो जाएगा। सो व्हाइल संगम लिटरेचर इज़ रूटेड इन ऑथर्स इमेजिनेशन कि हर जो प्ले है, जो पोएम है, जो राइट अप होता है, वो ऑथर की इमेजिनेशन के बेसिस के ऊपर होता है। पर ये जो इमेजिनेशन है, इट इज़ ऑलवेज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल आपकी चीज़ें चल रही हैं समाज के अंदर। It draws inspiration from the world around them. Thus, it reflects the real world cultural, social, and political traditions of ancient South India, offering a valuable historical perspective of that era. तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू एशियन इंडियन हिस्ट्री की समाज को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, हर एक चीज को समझने की कोशिश की और हमने ये देखा कि क्वेश्चन आसान था। पर अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हमें डर लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो उन्हीं दो सेम लाइंस के ऊपर आपके लिए दो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस session दिया गया है। The first question is, to what extent has the urban planning and culture of IVC provided impetus or provided inputs to the present day urbanization and the directive is discussed. अब नो डाउट ये PYQ है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फायदा सिर्फ PYQ को लेके नहीं होगा। आपको हमेशा ये समझना है, आपको इस बार के पेपर के लिए तैयारी करनी है और वो प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। Then at second question we have, analyze the economic structures of the Sangam age, focusing on the significance of trade, agriculture and occupational diversity. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको एनालाइज करना है संगम एज का कि इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से था, किस कौन कौन से प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और आपको सिग्निफिकेंस जरूरी देना है, ढंग से बात करनी है ट्रेड के बारे में, इनके एग्रीकल्चर के बारे में और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी के बारे में। अब हमने इस पूरे आंसर के अंदर जो मैंने आपको सर्टेन रेफरेंसेस बताए, जो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की, वही सारा आंसर आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी लिख के आना है। कंटेंट वही उठेगा सारा, बस आपको लिखना है, उसको तराशना है, वो चीज हो जाएगी। पर आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, जब लिख लोगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। एंड द सेकंड पार्ट इज, हाउ डज दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ एशियन इंडियन सोसाइटी, की किस तरह से इन्होंने फ्लरिश करने में बहुत ज्यादा सहायता की। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इनको लिखेंगे, और अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को इसी तरह से सुन के चले जा रहे हैं, या फिर नोट्स या फिर इन माइंड मैप्स को संभाल के आपको लग रहा है कि शायद इससे कुछ हो जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। चाहे मेरे रख लो, चाहे किसी और के रख लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। बिलीव मी, जब तक खुद पेन नहीं उठाओगे, लिखना नहीं शुरू करोगे। इन केस आप मेहनत करते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं आंसर्स को लिखूंगा, तो आप इस एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसको सबमिट कर सकते हो। वो साथ के साथ आपको आपका आंसर चेक करके बता देगा कि क्या क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर एड ऑन करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली एनहांस हो पाएगी। प्लेटफॉर्म का नाम है एड्यूमाइंड, आप एआई सॉफ्टवेयर है, आप वहां पर जाके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो पिछली बार दिए गए थे और जो आज आपको दिए गए हैं, इन सब के मॉडल आंसर्स भी आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कंवल बुवेजा के ऊपर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर टू फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल। यू विल फाइंड न्यूमरस ample amount of resources that may help you in this UPSC journey, especially with respect to history. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी तरह से अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो है मिडेवल इंडिया, उसके एनालिसिस के ऊपर कि हमारे को तैयारी के लिए क्या पैटर्न बिठाना चाहिए, हमारी हम किस तरह से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मिडेवल इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर एक और लेक्चर को डिलीवर करूंगा, जहां पर हम यहाँ के कल्चर के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फिलोसफीज, हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज आई बिलीव दैट कि इस बार क्वेश्चन आएगा कि उनके जो आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो किस तरह से आज तक हमारे समाज में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वी विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट हम मिडेवल हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी और किस तरह से हम अप्रोच करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और एक आधा कोई टॉपिक भी साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। तो दिस वाज द सेकंड लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी जो बेसिक मेन मुद्दा है, और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होगा कि ये चीजें की जा सकती हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं है। मेहनत करोगे तो हो जाएंगे अपने आप। इसमें जो हमने कंटेंट डिस्कस किया, ऐसा कंटेंट नहीं था जो आपको अंदाजा ही नहीं है, आपने सब ये पढ़ा हुआ है। इट इज ओनली दैट इनर्शिया ऑफ हार्डवर्क जो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। अगर कोई डाउट हुआ, क्वेरी हुई, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एल्स आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। नेम इज यूपीएससी विद कंवल बुवेजा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।